हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का द माइक्रो स्टडी चैनल में फिर से। जैसा कि कल हम लोग लेक्चर लेकर के आए हुए थे, तो फिर आज उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए अपना क्रम आगे समझेंगे। ठीक है, तो हम लोग कल पढ़ रहे थे सरकार के अंग। ठीक है, तो आज पढ़ लेते हैं, सरकार के अंग को पूरा करते हैं। सरकार के अंग देखते हैं कौन कौन से सरकार के अंग हैं। कल की बात पे हम थोड़ा टिप्पणी कर दें। सरकार के अंग में हम लोगों ने बताया था 3 थे, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो उनको फिर से एक बार देख लेते हैं और आगे अपनी कक्षा को जारी रखते हैं। ठीक है, देखते हैं डायग्राम के माध्यम से। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, जैसे हम केंद्र की बात करें तो केंद्र में भी विधायिका होती है और राज्य में भी विधायिका होती है। कार्यपालिका केंद्र में भी होती है, राज्य में भी होती है, और न्यायपालिका केंद्र में भी होती है और राज्य में भी होती है। तो देखते हैं। लेकिन न्यायपालिका जो है सबसे स्वतंत्र है, देखिएगा। ठीक है, आगे इसको हम बहुत विस्तार में देखेंगे न्यायपालिका को कि सबसे स्वतंत्र है। कार्यपालिका और विधायिका के बारे में समझते हैं फिलहाल, तो देखते हैं। पहले इसका भी डायग्राम बना करके देख लेते हैं। आगे इसको भी 2 भागों में बांट लेते हैं। केंद्र की विधायिका और प्रांत की विधायिका। ठीक है, केंद्र की विधायिका में क्या आता है उसको देख लेते हैं। केंद्र की विधायिका में मूलतः संसद है, और प्रांत की विधायिका में राज्य विधानमंडल। ठीक है, देखते हैं संसद के कितने अंग होते हैं? 2 अंग। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। संसद के कितने अंग होते हैं? 2 अंग, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, राज्य विधानमंडल के भी 2 अंग होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? विधान परिषद और विधानसभा। जैसा कि आप लोग को बता दें, विधानसभा तो हर एक स्टेट और यूटी में भी होता है, लेकिन विधान परिषद मूलतः हमारे अभी 6 स्टेट में है। ठीक है, कितने स्टेट में है? 6 स्टेट में। पहले 7 स्टेट में था, लेकिन जम्मू कश्मीर को तोड़ करके यूटी बना दिया गया है, तो अभी 6 स्टेट में है। तो इसका विधान परिषद आप लोगों को अगर जानना है तो इसका एक ट्रिक है। कितने स्टेट में है? सब आसान ट्रिक है। यूपी में आम बिकते हैं। नहीं समझे? हैं? यूपी में आम बिकते हैं, नहीं समझे? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक और तेलंगाना, 6 स्टेट। ठीक है, 6 स्टेट में मूलतः। तो ये ट्रिक आप लोग लिख लीजिएगा। और मैंने आप लोगों को कल भी बताया था और हमेशा भी बोलता हूँ कि कॉपी कलम लेकर के साथ में बैठे और अपना नोट्स खुद तैयार करें, क्योंकि हम तो आपको PDF प्रोवाइड कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में आप लोग लिखेंगे तो इससे आप लोगों का कंसेप्ट डेवलप होगा। और हम उम्मीद भी करते हैं कि आप लोग लेकर के बैठे होंगे और लिखते रहें, ताकि आप जो अपने हाथ से लिख रहे हैं वही अंततः आपको याद रहेगा कि आप क्या समझे और क्या लिखे। हालांकि PDF तो हम प्रोवाइड करवा देंगे, फिर भी ये ट्रिक ये सब PDF में नहीं मिलेगा, क्योंकि हम जो बोलते हैं उसको लिख लीजिए, वो आपको आसानी से याद हो सकता है।
क्योंकि ट्रिक के माध्यम से भी आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो मिटाते हैं, आगे देखते हैं। विधायिका का काम तो यहाँ पे निपट गया फिलहाल। आगे कार्यपालिका। ठीक है, कार्यपालिका को भी दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। केंद्र की कार्यपालिका और राज्य विधानमंडल की कार्यपालिका। ठीक है, केंद्र की कार्यपालिका में क्या क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। केंद्र की कार्यपालिका में सबसे पहले होता है राष्ट्रपति। नंबर 2 उपराष्ट्रपति। बहुत सारे लोग तो इसी कंफ्यूजन में रहते हैं, राष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री आता है कि उपराष्ट्रपति आता है, लेकिन राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति। ठीक है, तीसरा प्रधानमंत्री। चौथा मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल। ठीक है, पांचवा केंद्रीय सेवाएं। आप लोग साथ ही साथ लिखते चलिएगा, क्योंकि सुनने और लिखने में अंतर होता है। सुन के आप किसी चीज़ को याद तो कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा देर तक उसको अपने माइंड में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि आपको दिन भर में बहुत सारे काम करने होते हैं। ठीक है, तो आप साथ साथ लिखते चले। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप लिख रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि क्लास किए फिर छोड़ दिए। क्लास कीजिए, उसको उसी समय रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि वो चीज़ें आपके दिमाग में रहेगी प्रॉपर। इसलिए आप क्लास कीजिए और बैठ के उसको रिवाइज कर लीजिएगा, तो फिर आपको हो सके कि उसको कुछ समय के लिए ना भूलें। फिर 5, 6, 7 दिन बाद एक दिन रिवाइज कर लीजिए पीछे का सिलेबस। इससे क्या है कि आप उस चीज़ को भूलेंगे नहीं, प्रॉपर आपके दिमाग में रहेगा। ठीक है, बात करते हैं राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल में भी सेम है, लेकिन वहाँ पे जैसे देखिए, 1 नंबर राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल, उसके बाद मुख्यमंत्री। नंबर 3 मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल, वही बात है। ठीक है, 4 राजकीय सेवाएं। ये सब देखेंगे। ये हो गए हमारे कार्यपालिका के अंग, हो गए 2 अंग हो गए, केंद्र और राज्य विधानमंडल के कार्यपालिका। ठीक है, आगे देखते हैं न्यायपालिका के बारे में। आप लोग पॉज कर करके लिख लीजिएगा। अब देखेंगे न्यायपालिका। न्यायपालिका मूलतः न्यायपालिका को हम देखेंगे 3 पार्ट में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, ये 3 हो गए। और एक आपको हमने कल बताया था, याद कीजिएगा, विविध या अन्य। ठीक है, विविध या अन्य, इसमें लगभग हम लोग पढ़ेंगे पंचायती राज, पंचायती राज, नागरिकता। ठीक है, पंचायती राज, नागरिकता पढ़ेंगे, केंद्र राज्य संबंध पढ़ेंगे।
केंद्र राज्य संबंध, ठीक है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे विविध में। बहुत लंबा टॉपिक है, आगे विस्तार से समझेंगे एक एक टॉपिक को, ठीक है। तो लिख लीजिए, बताते हैं। आगे का हमारा जो टॉपिक है बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसके आधार पर हम पूरी की पूरी संविधान को पढ़ते हैं, समझे। आप लोग समझ ही गए होंगे हम किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। वो है हमारे संविधान की उद्देशिका, जिसको हम लोग प्रस्तावना के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हमारे टॉपिक की प्रस्तावना। कितने लोगों को प्रस्तावना याद है, कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। कितने लोगों को प्रस्तावना याद है। मैं भी सुना देता हूँ आप लोगों को प्रस्तावना, आप भी याद कर लीजिए, अच्छे से याद कीजिएगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, ठीक है। आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक से वीडियो को बार बार सुनिएगा, याद कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रस्तावना, क्योंकि प्रस्तावना के आधार पर पूरा हम संविधान को देखते हैं, समझे। तो देखते हैं प्रस्तावना, ये सब याद करना है। हम भारत के लोग याद कर लीजिएगा। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को, ठीक है। कौन सा न्याय की बात करता है। कितने प्रकार का न्याय, 3 प्रकार की। कौन कौन से न्याय, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है। राजनीतिक न्याय, ठीक है। फिर बात कर रहा है किस चीज़ की, स्वतंत्रता की। सॉरी, थोड़ा सा गले में आज समस्या उत्पन्न हो गई है, ठंड ज़्यादा है दिल्ली में। स्वतंत्रता, कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है, 5 प्रकार की। कौन कौन सी बताइएगा। मैं आप लोगों से पूछूंगा लाइव सेशन में आकर के, संडे को संडे हम लाइव सेशन लेंगे आप लोगों का, तो आप वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं हम लोगों से। संडे का संडे लाइव हम लोग आएंगे, मैं भी आऊँगा और पटेल सर भी आएंगे, धर्मेंद्र पटेल सर, हिस्ट्री के लिए। तो आप वहाँ पे अपना क्वेश्चन फाइल कर सकते हैं या कमेंट में क्वेश्चन लिख करके पूछ सकते हैं, हम आपका उत्तर देने का भरपूर प्रयास करेंगे। बोला स्वतंत्रता, कितने प्रकार की स्वतंत्रता का बात करता है, 5 प्रकार की। कौन कौन सी, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना। 5 प्रकार हो गए भाई, 1 2 3 4 5। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता की बात करता है। समता, संविधान में हमारा देखिए क्या है कि समता दिया है यहाँ पे, समता, लेकिन हम उसको पढ़ेंगे ऐसे समानता मान के चलेंगे, इक्वालिटी के तौर पे, ठीक है। समानता, संविधान हमको ये अधिकार देता है कि जितने भी भारत के लोग हैं, भारतीय नागरिक हैं, चाहे जो भी हैं,
वो सब एक समान है, तो उनको समानता का दो अवसर देता है। किस किस चीज़ की समता भाई? अवसर और प्रतिष्ठा, ठीक है, अवसर और प्रतिष्ठा। संविधान हमको ये समता का अधिकार देता है कि भारत में चाहे जितने भी लोग हैं, किसी भी जाति धर्म के, किसी भी तरह के लोग हैं, ठीक है, वो क्या है? एक समान है, ठीक है। तो देखते हैं, आगे मिटाते हैं। ये तो हो गई समानता, समता, ठीक है। आप लोग से मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रस्तावना याद कर लीजिएगा, क्योंकि क्या है कि एक दिवसीय एग्जाम है, चाहे पीसीएस हो गए, पीसीएस से प्रस्तावना से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, लगभग 4-5 क्वेश्चन तो पीसीएस में पूछ ही देता है। यूपीएससी में भी क्वेश्चन प्रत्येक साल पूछता है प्रस्तावना से, ठीक है। तो और एक दिवसीय एग्जाम में भी देखे हैं, एसएससी वगैरह में भी, और जितने भी एक दिवसीय एग्जाम है उन सब में भी क्वेश्चन पूछ ही देता है। तो इसलिए हम बता रहे हैं कि प्रस्तावना बहुत ज़रूरी है पढ़ना, क्योंकि आप लोग प्रस्तावना पे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि इसके आधार पे ही हमको पूरा पॉलिटी पढ़ना है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, ठीक है। तो और बात करता है हमारा देश एकता, ठीक है। संविधान बात करता है एकता के बारे में। एकता से क्या मतलब है? देखिए, एकता जो है कि बताता है कि हम सब एक हैं, चाहे कहीं के भी हो, भारत के किसी भी कोने के हो, हम सब एक हैं। तो हमारा संविधान एकता की बात करता है। फिर क्या बात करता है? एकता, फिर क्या बात करता है? अखंडता। अखंडता से मतलब है कि चाहे भारत के किसी भी राज्य, कोई भी राज्य हो, वो भारत से अलग नहीं हो सकता, समझे? चाहे वो कुछ भी कर ले, कितना भी ताकत लगा ले, वो भारत से अलग नहीं हो सकता, भारत के टुकड़े नहीं हो सकते हैं। ये हमारा संविधान कहता है कि हम एक हैं, अखंड हैं, ठीक है। तो वो अखंडता की बात करता है, तो इस पे फोकस रखिएगा, क्योंकि इसलिए हम आपको बार बार बता रहे हैं कि प्रस्तावना पढ़ना बहुत ज़रूरी है। प्रस्तावना को अच्छे से पढ़िए, एकता और अखंडता, ठीक है। तो आगे बात करते हैं कि जैसे है, मान लीजिए कि हाँ, प्रस्तावना, मूल प्रस्तावना क्या था? मूल प्रस्तावना जैसे मिटा के बात करते हैं आगे। जैसे मूल प्रस्तावना में बात, जैसे मूल प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्षता और अखंडता नहीं थी, ठीक है, बाकी सब कुछ था। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, आप लिखिएगा, साथ साथ लिखते चलिएगा, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976, इसके द्वारा 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन सी? समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। पीसीएस में एक बार क्वेश्चन पूछ दिया था, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा कितने शब्द जोड़े गए? बहुत सारे लोगों ने मार दिया कि 3 शब्द, ऑप्शन दिया 2, 3, 4, 5, बहुत सारे लोगों ने मार दिए 3 शब्द। हालांकि 3 शब्द सही है, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, लेकिन उसमें क्या किया था? ऑप्शन दे दिया था 4, क्योंकि उसने इसको भी काउंट कर लिया था और को भी काउंट कर लिया था। तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी हो जाता है, पूछ देता है, हालांकि पूछना नहीं चाहिए, ऐसा ऑप्शन नहीं देना चाहिए। 4 तार्किक नहीं है, मूलतः 3 शब्द ही जोड़े गए हैं, ठीक है। और
देखते हैं आगे। तो आगे पढ़ते हैं संविधान। ठीक है, संविधान के 2 प्रकार के होते हैं, इसको भी मिटा ही दिया जाए। संविधान कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? लिखित और अलिखित। दो, लिखित अलिखित। ठीक है, तो देखते हैं लिखित संविधान किस किस देश में है, अलिखित संविधान किस देश में है, और लिखित संविधान किसको कहते हैं और अलिखित संविधान किसको कहते हैं। ठीक है, देखिए लिखित संविधान हम समझते हैं पहले। तो लिखित संविधान जो होता है मूलतः एक दस्तावेज के रूप में होता है, एक दस्तावेज है। ठीक है, जो संहिताबद्ध रूप से है, उसको संहिताबद्ध किया गया है। मान लीजिए जैसे दस्तावेज संहिताबद्ध, अब थोड़ा सा आप लोगों को लग रहा होगा क्या बता रहा है। दस्तावेज मतलब जैसा है कि हम लोग कुछ किसी चीज़ को लिख देते हैं, उसको अलग अलग चीज़ों को हमको ये चीज़ ज़रूरत है, हमको इस आधार पर ये करना है। ठीक है, तो उस चीज़ को जो लिख देते हैं तो उसको हम बोलते हैं संहिताबद्ध, और वो चीज़ जब पूरा फॉर्म हो जाता है उसको बोलते हैं दस्तावेज। ठीक है, एक दस्तावेज के रूप में है। ठीक है, यह मूलतः किस किस देश, सबसे पहले लिखित संविधान देखें तो किस देश में हुआ था? अमेरिका में, यूएसए में। हमारे भारत में भी जो संविधान है वो लिखित संविधान है। ठीक है, तो हम आगे देखेंगे कि यूएसए और भारत के में कंपैरिजन भी देखेंगे। और फिर अलिखित संविधान, अलिखित संविधान उसको बोलते हैं जो परंपरा आधारित होता है, मतलब ये एक दस्तावेज के रूप में नहीं होता है, परंपरा आधारित होता है, परंपरा पर आधारित होता है। ठीक है, मूलतः ब्रिटेन में पाया जाता है। ब्रिटेन में जो है अलिखित संविधान है। अब जैसे देखिए संविधान सभा द्वारा जिसको संहिताबद्ध नहीं किया गया है वो अलिखित संविधान है, और संविधान सभा ने जिस को लिख करके एक दस्तावेज के रूप में संहिताबद्ध कर दिया है वो लिखित संविधान है। तो याद रखिएगा, दोनों में अंतर पूछता है। ठीक है, एक दिवसीय एग्जाम में भी पूछ देता है, और यूपीएससी पीसीएस में तो पूछता ही पूछता है। बाद में हम इन सब का कंपैरिजन देखेंगे, भारत के साथ देखेंगे, अमेरिका के साथ देखेंगे। ठीक है, और भारत का इंग्लैंड के साथ देखेंगे, ब्रिटेन के साथ मतलब। तो आगे देखते हैं, फिर से अपने टॉपिक पर वापस आते हैं, प्रस्तावना पे। अपने टॉपिक पर वापस आते हैं, प्रस्तावना। देखिए प्रस्तावना मूलतः क्या होता है उसको देखते हैं। प्रस्तावना जो होता है सामान्यतः लिखित संविधानों की विशेषता है। जैसे मान लीजिए हमारा जो संविधान है उसको एक, हम जैसे किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि नीचे दिया रहता है वोकैबुलरी, यानी या फिर समरी, तो मतलब सारांश, एक छोटा सा सारांश होता है। ठीक है, तो हम देखेंगे प्रस्तावना सामान्यतः लिखित संविधानों की विशेषता है, लिखित संविधान की विशेषता है। ठीक है, प्रस्तावना लिखित संविधान की विशेषता है, लेकिन प्रत्येक लिखित संविधान में प्रस्तावना हो यह जरूरी नहीं है। मतलब जैसे मान लीजिए कि हमारा डायरी है, हम अपना डायरी मेंटेन करके रखे हुए हैं, लिख करके रख दिए हैं अपना, उसमें नियमावली लिख दें कि हम उसके नियमानुसार हमको काम करना है। लेकिन उस डायरी में ये ज़रूरी नहीं है कि हम उसका
कुछ सारांश लिखे हों, उसके आधार पर हम उसका पूरा व्याख्या किए हों, ये अनिवार्य नहीं है। तो मतलब प्रस्तावना हर लिखित संविधान में हो ये जरूरी नहीं है। अनिवार्य नहीं। आप लोग लिखते चलिएगा, नोट डाउन कीजिएगा। हम भी पीडीएफ तो प्रोवाइड करवाएंगे ही, लेकिन फिर भी आप लोग लिखिएगा तो आप लोगों को बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि आप जो बनाएंगे वही समझ में आएगा। ठीक है, यह एक लिखित, सबसे पहले जो है प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्ताव रखा गया। ठीक है, किसके द्वारा रखा गया था? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। नेहरू, ठीक है, इनके द्वारा रखा गया था। कब रखा गया था? संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946। 1946 को संविधान सभा में प्रस्तावित किया गया, संविधान सभा के समक्ष। नेहरू के द्वारा रखा गया था। ठीक है, संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को इसको संविधान सभा के समक्ष प्रस्ताव रखा गया, इसको हम क्या बोलते हैं? उद्देश्य प्रस्ताव के भी नाम से जानते हैं। हालांकि देखिएगा हमारे संविधान में प्रस्तावना नहीं लिखा हुआ है, उद्देशिका लिखा हुआ है। आप ध्यान से उसको देखिएगा, प्रस्तावना नहीं उद्देशिका है, इसे उद्देशिका बोलते हैं। ठीक है, इसको उद्देशिका बोलते हैं, इसे उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से भी जानते हैं। तो बोर्ड पर नीचे शायद आप लोग को दिख रहा होगा, नहीं तो हम कोशिश करेंगे ऊपर ही लिखने का। आप लोगों के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, आशा करते हैं आप लोग भी अच्छे से पढ़ रहे होंगे, ताकि हमारी मेहनत को आप लोग व्यर्थ नहीं जाने दें। अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, दिन प्रतिदिन आप लोग बेहतर करिए, अच्छा जॉब लीजिए, हमारा यही शुभकामना है आप लोगों के साथ। ठीक है, और इसके आगे बढ़ते हैं। उसको उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसको कब एक्सेप्ट किया गया? संविधान सभा ने इसको 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट किया। 22 जनवरी 1947, ठीक है, को स्वीकार किया। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को इसको संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया, तो उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से भी इसको जाना जाता है। और 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया और इसे भारतीय संविधान के प्रस्तावना के रूप में मान्यता दी गई। इसके रूप में भारतीय संविधान के प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के रूप में मान्यता दी गई। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, आपको बता ही चुके हैं संविधान में इसके लिए उद्देशिका शब्द का प्रयोग किया गया है। और भारत की प्रस्तावना कहाँ से ली गई है? अमेरिका से। भारत की प्रस्तावना यूएसए से ली गई है। ठीक है, आप इसको पूछ देता है, जैसे एग्जाम में, एक दिवसीय एग्जाम में पूछता है, या फिर पीसीएस एग्जाम में पूछते रहता है। जैसे विगत कुछ समय में देखें, 1-2 साल पीछे जाए तो किसी स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन पूछा था कि भारत की प्रस्तावना किस देश से लिया गया था, तो यूएसए से ली गई थी, और इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, इसका लोग इसमें गड़बड़ कर देते हैं, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स गड़बड़ कर देते हैं कि भाषा और प्रस्तावना दोनों अमेरिका से लिया गया है। हालांकि भाषा इसकी कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रस्तावना। अब है प्रस्तावना की मुख्य बातें थोड़ा सी कर लेते हैं, तो मिटाते हैं। प्रस्तावना की मुख्य बातें। ठीक है, प्रस्तावना की मुख्य बातें कर लेते हैं हम लोग। जैसे आपको पहले ही बताए थे, प्रस्तावना सुना भी थे हम, भारत के लोग, भारत को एक, तो वही हम पहले देख लेते हैं। सबसे पहले मुख्य बातें क्या है, नंबर 1, साथ साथ लिखते चलिएगा, हम भारत के लोग। हम भारत के लोग। अब इसका क्या मतलब है, इसको समझिएगा, इसका क्या मतलब है। हम भारत के लोग से क्या मतलब है, जैसे कि प्रस्तावना में उल्लिखित, हम आपको पहले ही बताए थे, हम भारत के, मतलब है कि भारत एक जो है प्रजातांत्रिक देश है तथा भारत के लोग ही सर्वोच्च संप्रभु है। अब जैसे भारत क्या है, एक प्रजातांत्रिक देश है, प्रजातांत्रिक देश है, और भारत के लोग जो हैं वही सर्वोच्च संप्रभु है। भारत के लोग ही सर्वोच्च संप्रभु है। संप्रभु है, भारत के लोग ही सर्वोच्च संप्रभु है। अब संप्रभु का मतलब क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे कि संप्रभु का मतलब क्या होता है। मतलब हम अपना निर्णय, या भारत के लोग जो अपना अधिकार प्राप्त है, उनको संविधान के आधार पर प्राप्त है, और हम अपना निर्णय मतलब स्वयं ले सके, ना ही हम किसी के डोमिनियन है और ना ही किसी के अधीन है। ठीक है, ना ही हम पर कोई देश अपना आधिपत्य जमाया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया हम भारत के लोग। दूसरा देखते हैं, दूसरा संप्रभुता। तो अभी आप लोगों को बताया संप्रभुता क्या होता है। ठीक है, संप्रभुता का अर्थ होता है भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी देश का डोमिनियन है। सॉरी, मतलब भारत जो है ना ही किसी का गुलाम है और ना ही हम किसी के अधीन है। हम अपना निर्णय स्वयं ले सकते हैं, चाहे आंतरिक हो या बाह्य हो, अपना निर्णय हम स्वयं ले सकते हैं, हम किसी के अधीन नहीं है। तो इसको बोलते हैं संप्रभुता, यानी भारत न तो किसी, भारत पर न ही किसी देश का निर्भर है, या भारत न तो किसी पर निर्भर है, निर्भर है, और ना ही किसी का डोमिनियन है। डोमिनियन है। ठीक है, मतलब भारत अपना आंतरिक और बाह्य, बाह्य और आंतरिक, मतलब हम अपनी विदेश नीति और आंतरिक, मतलब राज्यों में जैसे कोई अपना निर्णय लेना है, तो हम राज्यों के अंतर्गत या देश के अंतर्गत कोई भी निर्णय लेना है तो हम उस निर्णय को लेने के लिए स्वतंत्र हैं। तो ये हो गया संप्रभुता। अच्छे से पढ़िएगा आप लोग, आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं समाजवादी। नंबर 3, समाजवादी। अब समाजवादी का मतलब क्या है, जैसे बहुत सारे लोग हैं समाजवादी, ऐसी संरचना जिसमें उत्पादन के मुख्य साधनों पर सार्वजनिक नियंत्रण के साथ वितरण में संतुलन की आवश्यकता होती है। जैसे ऐसी संरचना जिसमें
उत्पादन के साथ साथ वितरण पर, उत्पादन पर सार्वजनिक नियंत्रण, ठीक है, सार्वजनिक नियंत्रण और वितरण में संतुलन हो। जैसे ऐसा समझते हैं इसको, जैसे मान लीजिए कि सरकार है, अब हम सड़क है, सड़क सभी के लिए है, ठीक है, तो वो सार्वजनिक है। सार्वजनिक मतलब होता है कि सार्वजनिक मतलब होता है उसके सरल शब्दों में पब्लिक, जैसे बोलता है ना, जैसे देखिएगा कहीं कहीं लिखा होता है पब्लिक प्रॉपर्टी। पब्लिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है मेरा और आपका प्रॉपर्टी। जैसे रेलवे, रेलवे हमारा प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो रेलवे हमारा प्रॉपर्टी है, उस पर सबका समान अधिकार है, इसलिए समाजवादी। 4 नंबर समाजवादी हो गया पंथ निरपेक्ष। अब पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है, देखिए पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष, ये दोनों अलग अलग शब्द हैं, याद रखिएगा। हाँ, दोनों अलग अलग शब्द है, पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष। आगे उसको बताएंगे। तो पंथ निरपेक्ष देखेंगे, राज्य अपना कोई, राज्य का अपना कोई धर्म ना हो। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है राज्य का कोई अपना धर्म नहीं, धर्म नहीं, ठीक है, राज्य का कोई अपना धर्म नहीं, इसे बोलते हैं पंथ निरपेक्ष। धर्म के आधार पर राज्य हमसे भेदभाव नहीं कर सकता है। धर्म के आधार पर राज्य भेदभाव नहीं कर सकता है, ये होता है पंथ निरपेक्ष। और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं धर्म निरपेक्ष की बात करते हैं। धर्म और निरपेक्ष, धर्म का मतलब होता है धारण करना और निरपेक्ष का मतलब होता है छोड़ देना। बताइए कि बड़ा मतलब द्वंद्व का विषय है धर्म निरपेक्ष। जैसे हम किसी चीज़ को धारण भी कर रहे हैं और छोड़ भी दे रहे हैं, क्या मतलब है भाई इसका? धर्म निरपेक्ष का मतलब, धर्म का मतलब होता है धारण करना। धर्म निरपेक्ष जो है वो बनाया गया था मूलतः अमेरिका में। जैसे क्या किया गया था कि सारे धर्मों को मिला करके एक पोर्ट में डाला गया। जैसे वो कहावत है कि सारे धर्मों को मिलाकर एक पोर्ट में डालकर, यानी गोल्डन पोर्ट जिसको बोलते हैं, उसमें डाल करके एक धर्म बनाया गया, तो वहाँ पर बोला गया धर्म निरपेक्ष। लेकिन हमारे भारत में इतनी सारी डाइवर्सिटी है, भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, संस्कृति के आधार पर इतनी डाइवर्सिटी है कि हमारे यहाँ पंथ निरपेक्ष बोलना एकदम उचित हो, धर्म निरपेक्ष अच्छा नहीं लगता है, समझे? तो आगे देखते हैं। चार हो गया था, 5, ठीक है। 5 नंबर लास्ट लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक है लोकतांत्रिक। अब लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है भाई? संविधान की प्रस्तावना में इसका उल्लेख बृहद स्तर पर है, मतलब बहुत बड़े स्तर पर इसका उल्लेख किया गया है संविधान की प्रस्तावना में, समझे? संविधान की प्रस्तावना में इसका उल्लेख विस्तार से है या बृहद स्तर पर है, ठीक है। अब इसका उल्लेख क्या है भाई संविधान के प्रस्ताव में? जिसमें न केवल राजनीतिक लोकतांत्रिक बल्कि सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को भी शामिल किया गया है। राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तीनों आधार पर लोकतंत्र की बात की गई है। देखिएगा, राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक, तीनों आधार पर लोकतंत्र की बात की गई है, समझे?
बृहद स्तर पर सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को भी शामिल किया गया है। कानून की सर्वोच्चता, वयस्क मताधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, भेदभाव का अभाव भारतीय राज्य व्यवस्था के लोकतंत्र के लक्षण के रूप है। क्या है? कानून की सर्वोच्चता। जैसे देखिए, कानून की सर्वोच्चता, कानून की सर्वोच्चता हो गया। वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये सब हमको बृहद स्तर पर हमारा संविधान जो है बहुत अच्छे से लोकतांत्रिक का मतलब देख लीजिए, बहुत अच्छा सा व्याख्या किया है। हम आगे इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिटाते हैं। प्रस्तावना की मुख्य बातें तो कर लिए। तो समय का अभाव और आप लोगों को छोड़कर जाने का तो मन नहीं कर रहा, हालांकि मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। समय के अभाव के कारण हम आप लोगों को बाकी की बातें कल करेंगे हम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए और हाँ, अच्छे से अपना रिवीजन करते रहिएगा और देखते रहिएगा ताकि आप लोग भूले नहीं। बार बार पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, घर पे रहिए, सेफ रहिए। जय हिंद।